हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स आपको चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ई नोट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, तो लिंक्स पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको ई नोट से जुड़ी हुई और ई बुक से जुड़ी हुई और भी सारी जानकारी आसानी से मिल जाए। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है समरी ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने और बेसिकली इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसमें से ये एक एक्सर्प्ट के तौर पे, यानी हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर है, इनकी जो बुक है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से एक अंश लिया हुआ है। दो स्टोरीज़ ली गई हैं। पहली स्टोरी जो है उसमें जो मेन किरदार है वो उसका नाम है साहिब, और जो दूसरी स्टोरी है उसमें जो मेन किरदार है उसका नाम है मुकेश। बेसिकली साहिब एक रैग पिकर है, यानी हम कह सकते हैं कि कचरा बीनने वाला या कचरा कलेक्ट करने वाला, और जो मुकेश है वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से है, खुद भी चूड़ियाँ बनाने के काम में हाथ बटाता है और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब ये इसका हम समराइज्ड वर्जन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से इनके बारे में समझाया है। The author tells us the stories of her interactions with children from deprived background. Deprived का मतलब होता है जो लोग बहुत चीज़ों से वंचित रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, यानी जिन्हें बहुत ज़रूरी और बेसिक सुख सुविधा या साधन जिन बच्चों को नहीं मिलते, उनके बारे में बात हो रही है। राइट स्टूडेंट्स? She describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and is thought-provoking. अब यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इनकी जो कंडीशंस है बच्चों की, उनके पिता, उनके परिवार की भी बेसिकली, वो भी जिस तरीके से बताई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। किस तरीके से कितने गरीब लोग हैं सब, किस तरीके से अपनी गरीबी में अपनी समस्याओं से जूझते हैं, फिर भी एक पॉजिटिव साइड ये देखते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास छत तो है, भले ही टपकती हुई छत है लेकिन हमारे पास छत तो है, रहने के लिए जगह तो है। और इसीलिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर मेंशन हुआ है इन चैप्टर में, दोनों की दोनों स्टोरीज़ में, जो अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें तो काफ़ी कुछ सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं। जैसे हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें चाहिए, किसी नई फैमिली में मान लीजिए कोई शादी होने वाली है तो नए कपड़े चाहिए, मैचिंग जूते चाहिए और एक्सेसरीज, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये लोगों के पास इतना सोचने के बजाय ये तो भूल ही जाएं कि ये इतना सोचें। ये सिर्फ इसी चीज़ में खुश हैं कि भले ही टपकती हुई छत हो लेकिन हमारे पास रहने के लिए एक जगह है। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाना, ये विचार करके आप देखिए कि ये कितनी ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति होगी। लेकिन इस समस्या से ये सब लोग जूझ रहे हैं और जी रहे हैं, और जनरेशन से, पीढ़ियों से इसी तरीके से जीते आए हैं। The author described two of her encounters with children from deprived background. यानी यही बताया जा रहा है कि जो ऑथर है या नरेटर जो है अनीस, उनके दो एनकाउंटर्स हुए दो बच्चों के साथ, यानी ऐसे ही दो बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हुई जो बहुत सारे, मतलब जो अंडर प्रिविलेज थे और बहुत सारे सुख सुविधाओं से, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उनसे वंचित थे। Through them, she wants to highlight the plight of street children forced into labor early in life and are denied the opportunity of schooling. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं ना, मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब होते हैं जो फुटपाथ पे रहने या भटकने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनका कोई घर ऐसा सच नहीं होता, परिवार स्थायी नहीं होता, यानी जहाँ पर भी वो रह रहे हैं वहाँ कोई स्थायीकरण नहीं है, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना, कुछ भी स्थायीकरण नहीं है। ऐसे बच्चों के बारे में बात करिए कि बचपन में ही उन्होंने जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं, और इसी वजह से उनको पढ़ाई करने का मौका तक नहीं मिल पाता। तो वो बड़े होकर आगे, बहुत ज़्यादा आगे तो क्या ही कुछ बन पाएंगे, बेसिक जो पढ़ाई होती है वो भी नहीं
पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, साक्षर तक नहीं बन पाते। तो यहाँ पर समझाने का ये भी तरीका है। कई बार हम कहते हैं कि, और ये बात भी है कि एजुकेट होना लिटरेट होने से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सही है। स्कूल्स में हम सिर्फ लिटरेट या साक्षर नहीं होते बच्चों, एडुकेट होते हैं, यानी हम बहुत कुछ जीवन की ऐसी चीज़ें सीखते हैं ताकि हमारी सोच बदलती है, हमारी सोच सुधरती है, निखरती है। लोगों से मिलना जुलना, उस लेवल की बातें करना, उस हिसाब की आपकी उस लेवल की एक सोच विचार होने चाहिए। लेकिन इन बच्चों की वो विचारधारा बन ही नहीं पाती क्योंकि वो माहौल ही उनका नहीं होता है। ऑल्सो शी ब्रिंग्स आउट द कैलॉसनेस, इसका मतलब होता है एकदम अंधेरा और कालापन, राइट, डार्कनेस कह सकते हैं, ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टूवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द पुअर। अब यहाँ बेसिकली ये बताया गया है कि एक अंधेर नगरी है ये पूरी, जहाँ पर बड़े बड़े राजनेता भी हैं, कानून भी है, सब हैं, या और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोग हैं इनकी सहायता के लिए, लेकिन इनकी सहायता कोई करता नहीं, जब बल्कि ये समाज के खोखलेपन और समाज के इस अंधेर नगरी में डूब चुके लोग हैं। क्यों अंधेर नगरी में डूब चुके लोग हैं? क्योंकि इनकी कोई सहायता तो कर नहीं रहा, ऊपर से इनके साथ जातिवाद भी होता है कि छोटी जाति के या छोटी कास्ट के लोग हैं। अब जहाँ तक जाति की बात है, तो जब भूख लगती है तो जात देखकर भूख नहीं लगती है कि ये कौन है या ये कौन है। भूख सबको बराबर लगती है, चोट लगती है तो समान दर्द होता है। कहाँ डिफरेंस कहाँ आता है? जब उस चोट का इलाज करना हो तो जो सक्षम है वो तो इलाज करवा पाएगा, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसे हम छोटी जाति का कह देते हैं। तो ये बस इतनी सी बात है, लेकिन यहाँ पर कोई सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा, बल्कि सहायक के नाम पर लोग बहुत हैं समाज में। और ये कौन कहना चाह रहा है? हमारी जो नरेटर है वो ये बात कहती है। The first encounter is with a rag picker boy named Sahib Alam who migrated from Bangladesh in 1971 and lives in Simapuri in Delhi. अब पहली जो कहानी है उसके अंदर इनकी मुलाकात किससे होती है? नरेटर से। नरेटर की मुलाकात होती है साहिब आलम नाम करके एक लड़के से जो 1971 में बांग्लादेश से आया था, और बांग्लादेश से भारत आके भारत में कहाँ रहने लगा? दिल्ली की सीमापुरी में रहने लगा। सीमापुरी एक आउटस्कर्ट्स में या बाहरी एरिया जो है दिल्ली का, जो देखा जाए तो वहाँ डंप यार्ड है, वहाँ पे मतलब कचरे का ढेर है, सारा कचरा वहीं पर जाता है दिल्ली का। तो वहाँ जाके रहने लगा। These rag picker children look for valuables in the garbage, things like a coin or torn shoes which are as precious as gold for them. जितने भी ये रैग पिकर बच्चे हैं, जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? सारा दिन सुबह से शाम तक इस कचरे के ढेर में ही रहते हैं और कचरे का ढेर इधर से उधर करते रहते हैं और उसमें कोई ना कोई चीज़ ढूंढते रहते हैं। कभी इस उम्मीद में कि उन्हें एक सिक्का मिल जाएगा, 1 रुपया मिल जाएगा, कभी इस उम्मीद में कि भले फटे हुए ही सही लेकिन जूते मिल जाएंगे। ये जूते जो कि फटे हुए हैं वो उनके लिए इतने ही कीमती हैं जितने किसी के लिए सोना चांदी होते हैं, इतने मायने रखते हैं। इसलिए भी क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि जूते नहीं होना क्या होता है, इसीलिए जब उन्हें वो जूते मिल जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कितने सुंदर हैं या कितने नए हैं या कौन सा ब्रांड है, वो ये नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि चलो मुझे मेरे पैर में पहनने के लिए जूते तो मिल गए, और उसी में ही वो इतना खुश और एक्साइटेड होते हैं कि मानो जैसे उन्हें कोई सोना चांदी मिल गया हो। They could hardly manage some food for themselves. Other things like identity, education, shoes and sports are their unfulfilled dreams. अब यहाँ पर 2 वक्त का खाना ही उनको समय पर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी, उसका ही वो बंदोबस्त कर लें वही बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो बाकी चीज़ें होती हैं कि खेल कूद के फील्ड में उन्हें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई उन्हें क्या करनी है, 12th के बाद अच्छा क्या विचार है, कहाँ जाना है, ये अपनी पहचान, अपनी पढ़ाई लिखाई, जूते चप्पल, खेल कूद, ये सारी तो वो चीज़ें हैं, वो सपने हैं जो उनके कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अब पढ़ाई लिखाई भी अगर अपन पढ़ाई लिखाई हो गई या जूते चप्पल हो गए, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान की, वो तक पूरी नहीं हो पाना, खेल कूद तक वो भी नहीं हो पाना, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पाई, तो इसमें कहाँ पर कोई कुछ आगे चल के कुछ अलग और नया और अच्छा करने का विचार भी कर पाएगा। Their parents scrounged the garbage, searching for things that helped them survive, afford food,
clothing and shelter for the family. Scrounged का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसी में कचरे में ही टटोलना बेसिकली। तो यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स हैं, रैग पिकर, ये जो बच्चे हैं, इनके जो माता पिता हैं, उनके लिए भी ये जो कचरे के अंदर, इस कचरे के ढेर में जो चीज़ें तलाशते हैं, तो ये कचरा जो उनके लिए है वो हमारे लिए, हमारी नज़र में वो गंदा है, बदबूदार है, लेकिन इन लोगों की नज़र में वो कचरे से ही इनकी रोज़ी रोटी आती है। तो वो यही बात कहते हैं कि इसी की वजह से ये खाना खा पाते हैं, कपड़े, शेल्टर, ये सब मिल पाता है। चाहे इनकी, यही कहते हैं कि जो टपकती हुई छत ही हो जाए, लेकिन कम से कम हमारे सर पर छत तो है, रहने के लिए जगह तो है, कम से कम 2 वक्त का खाना तो हमें मिल पाता है, कम से कम हमारे बदन पे कपड़ा तो है। तो एटलीस्ट इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ हद तक तो पूरी हो पा रही हैं, पूरी तो नहीं, पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ हद तक तो पूरी हो पा रही हैं। तो जो कचरा हम लोगों के लिए बदबूदार है, वो ही कचरा इन लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अपनी अपनी परिस्थिति है और अपना परिस्थिति के कारण ये अपना अपना नज़रिया बन रहा है, राइट? The children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams. यहाँ पर ये जो बच्चे हैं इस कचरे को इतनी उम्मीद से देखते हैं, इतनी उम्मीद से उसके अंदर चीज़ें ढूंढते हैं, तलाशते हैं, टटोलते हैं सुबह से शाम तक, ताकि उन्हें चाहे कोई चीज़ मिल जाए ऐसी, ताकि उनका अधूरा सपना कुछ हद तक पूरा हो सके। जैसे कईयों को जूते ही अगर चाहिए कि मुझे जूते चाहिए नए, तो अगर कोई फटा पुराना जूता भी मिल जाता है तो उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है कि चलो नए जूते आ गए, खरीद तो सकते नहीं हैं, तो चलो पुराना ही सही, लेकिन मिला तो। One day the writer saw the boy holding a steel can, going towards the milk booth. He had got a job at a tea stall. He was happy that he would get 800 rupees and all the meals. The writer noticed that Sahib had lost the freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. अब यहाँ क्या होता है कि जो साहिब आलम है उसे एक जगह नौकरी मिल जाती है जहाँ पर वो चाय की केतली लेकर काम करता है। चाय की केतली लेकर इधर एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और जो चाय की थड़ी का जो मालिक होता है वो उसे मेहनताना देता है 800 रुपये पर मंथ, 800 रुपीज़ उसकी सैलरी है, और उसका खाना दोनों समय का जितना भी उसको खाने का जो भी जितना भी है वो खाना भी वही मालिक ही बेयर करेगा। तो देखा जाए तो खुश था कहीं ना कहीं साहिब कि चलो मेरा कम से कम सैलरी भी हो गई, एक पुख्ता सैलरी भी हो गई और खाने का भी बंदोबस्त हो गया। लेकिन जब नरेटर ने पूछा कि तुम खुश हो, तो साहिब आलम के चेहरे ने पूरा बता दिया कि नहीं, वो खुश तो नहीं है, भली तनख्वाह मिल रही है, खाना पीने का बंदोबस्त हो गया, लेकिन अब वो कहीं नौकरी चाकरी कर रहा है, अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। जब वो तब था जब वो रैग पिकर था, यानी कचरे में, भले ही कचरे में काम कर रहे हैं, भले कचरे में ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम फ्री था एकदम, जब जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, अपनी मर्ज़ी का मालिक था। लेकिन अब वो उसकी जो थोड़ी बहुत मर्ज़ी, जो जिस पर उसका कुछ हद तक खुद इख्तियार था, कुछ हद तक तो वो मास्टर था अपनी लाइफ का, कहीं पर तो उसको कुछ चीज़ों की इजाज़त थी, अधिकार था, राइट था, वो एकमात्र अधिकार भी ये काम मिलने के बाद वो अधिकार भी चला गया। अब साहिब के पास कोई अधिकार नहीं बचा, अपनी मनमर्जी से करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तो ये सिचुएशन बदल गई, राइट स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड बॉय वॉज मुकेश। अब जो पहला इनकाउंटर तो हुआ था वो साहिब से हुआ था, साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। दूसरा जो इनकाउंटर हुआ हमारी नरेटर का, वो जिससे हुआ उसका नाम है मुकेश, who belonged to a family of Bengal makers in फिरोज़ाबाद। मुकेश कौन है? फिरोज़ाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों में से एक का है। The boy had a dream of becoming a car mechanic, और ये जो लड़का है मुकेश, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, ये इसका सपना है। On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making, although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it. अब यहाँ पर ये तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन इसका परिवार जो है वो क्या काम करता आया है, पीढ़ियों से चूड़ियाँ बनाने का काम करता हुआ आया है। और हालांकि
इस काम को करने की वजह से उन्हें शारीरिक तौर पे बहुत पीड़ा हुई है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, बॉडी का भी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता क्योंकि चूड़ियाँ बनने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है वो बनाना, और आँखों की रोशनी बहुत जल्दी चली जाती है, लोग अंधे भी हो जाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए काम करना तो इलीगल है, गैर कानूनी है, राइट। इतना मुश्किल काम है फिर भी, और इतना फिज़िकली चैलेंजिंग है, उसके बाद भी लोग इसी काम में हैं क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता नहीं है इन्हें, और इतना काम करने के बावजूद भी इनको बहुत ज़्यादा रुपए मिलते ही नहीं हैं। इस काम में इतने ज़्यादा रुपए मिलते ही नहीं हैं, फिर भी इस काम के अंदर ये लोग हैं, राइट, क्योंकि ये इनका पीढ़ियों का काम है। Still, no one dare to dream of doing something else due to the fear of police and the middlemen. लेकिन यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके अलावा कुछ और करने की सोचें। भाई ऐसा काम जिससे आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, आपको शारीरिक पीड़ा हो रही है, आपको दूसरा काम करना चाहोगे ना, लेकिन ये कोई और काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं ये जो मिडिल मैन है, ये जो साहूकार लोग हैं, वो कहीं इनको उनके डर से कि थोड़ा बहुत रुपया भी जो कमा रहे हैं कहीं वो भी बंद ना हो जाए। पुलिस वालों का डर है क्योंकि ये लोग इलीगल काम भी तो करते हैं। जिस तरीके से जो प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है कांच की चूड़ियाँ, वो प्रॉपर तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से बनाते हैं। दूसरा, छोटे बच्चों को तो अलाउड ही नहीं होता है ये काम करना। 10,000 बच्चे करीब हैं जो भट्टे के अंदर चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी इलीगल है। तो अगर किसी को पता चल जाए तो भी गलत है। तो यहाँ पर इन दोनों के ही डर से ये लोग कुछ और करने का भी नहीं सोच पाते कि हम अब क्या ही करें। The family elders were content that other than teaching the art of bangle making to their children, they had been able to build them a house to live in. अब यहाँ कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि होना, कि यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं उनको तो बस इस चीज़ से संतुष्टि के चलो चूड़ियाँ बनाने का काम तो है और चलो घर बन गया। मतलब कितनी सीमित सी ही इनकी वो एक ख्वाहिशें तो खैर सबकी बहुत होती हैं, लेकिन अपने आप को कितनी कम चीज़ों के अंदर संतुष्ट कर लेना कि चलो घर बन गया ना, रहने को एक जगह तो हो गई, अब देखा जाएगा, रोटी भी किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगा, रोटी का इंतज़ाम भी थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना चूड़ियाँ बनाने से, ठीक है देख लेंगे, परिवार के और लोगों को चूड़ी बनाने में लगा देंगे, बस इतना ही थोड़े में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेना। ये नहीं सोचना कि इसके अलावा भी दुनिया हो सकती है या इसके अलावा और काम हो सकता है, फिरोज़ाबाद के बाहर भी जाया जा सकता है, इतना विचार करने की क्षमता भी नहीं है। The boy wanted to be a car mechanic. Cars were all that Mukesh had seen on the roads of his town, and so he could not dream any further. अब फिरोज़ाबाद के अंदर कार्स का काफ़ी आना जाना है और मुकेश ने सिर्फ वही देखा है। इसी वजह से चूड़ी बनाने के अलावा अगर वो कुछ सोच सका तो सिर्फ यही कि कार्स को ठीक करने का काम करूँगा। उसमें भी वो कुछ आगे बढ़कर नहीं सोच पाया। क्यों? क्योंकि उतनी सोच ही नहीं है, विकसित ही नहीं हो पाई, और ना ही जो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस जिसको मेंशन किया गया है चैप्टर्स में वो कहीं से सपोर्टिव है। तो इस वजह से इस वजह से वो सिर्फ इतना ही सोच सका कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊं। इसके अलावा इससे आगे का और कोई भी सपना वो नहीं ही देख सका, राइट। अब जितनी सोच थी वहाँ तक ये बढ़ गया और चूड़ियों से हटकर कुछ और करने की जो सोच सकता था वो सोच लिया, करने की चाहत भी एकदम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके आगे कुछ भी और नहीं सोच सका, किसी भी और चीज़ का सपना नहीं देख सका क्योंकि वो फिरोज़ाबाद की रीच में नहीं था। आई होप स्टूडेंट्स ये समरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई डाउट यदि रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। कैसा लगा ये वीडियो वो भी बताइएगा। लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं।
जो ई नोट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है स्टूडेंट्स। इन दोनों के लिए आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे इन दोनों से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद अगर चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए तो वो उसके लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। आखिर में फिर से याद दिला दूँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, डाउट होने पर पूछ लें। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।